और नरवीर सिंह गुलाम प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। हाँ, मैं गुलामी सहन नहीं करूंगा, कोई हो चाहे वो। भारतीय जनता पार्टी की ये सोचती कि सारे परिवार इकट्ठे हो जाएं यहाँ अहिरवाल में तो उनकी बढ़त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी फायदा होगा, सरकार बन जाएगी। और भाई राव इंद्रजीत सिंह इस शर्त पे आए होंगे कि भाई उनको मुझे पार्लियामेंट लड़ाई है कि नरवीर सिंह को मना लेंगे। नहीं, पहले से ही तलखी रही, हमारे पिताजी के टाइम पे ही राव वीरेंद्र सिंह की उनकी कभी बनी नहीं। कुछ आदमियों की ऐसी होती है कि वो मुख्यमंत्री से पहले दिन ही बिगाड़ लेते हैं, तो वो इलाके का भला नहीं कर पाते। वो जब तक आप मुख्यमंत्री से इक्वेशन ठीक नहीं रखेंगे, इलाके का भला नहीं होगा। आप अपनी चौधर चलाओ, लेकिन इलाके के विकास के लिए आप कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे मुख्यमंत्रियों से? खुद बन नहीं सकते तो लड़ाई तो लड़ो कम से कम। हरियाणा तक से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने खुलासा किया कि 2014 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का एक भरोसा दिलाया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या ऐसी कोई बात आपके सामने आई थी कभी? एक कहावत है सर, जिन्हें सिखाया हमने चलना वो चले आज मटक मटक कर। मैं जवाहर यादव की बात कर रहा हूँ। कभी आपसे राजनीति की ABCD सीखी थी और आज आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर बादशाहपुर विधानसभा से वो ताल ठोकने में लगे हैं। आदमी की व्यक्तिगत वोट ना होगी तो अकेला पार्टी नहीं जीता सकती। भारतीय जनता पार्टी ने तो 90 टिकट दी हरियाणा। तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर हरियाणा से ये जो चुनावी समर है उसकी शुरुआत करने वाली है? तो मैंने कहा काम मैं करता हूँ, तुम वोट देते नहीं। भाई बिरादरी तो परमात्मा दी जन्म तो मैं तो ले नहीं सकता। कोई छींटे मार दो गंगा जल के मैं जाट बन जाऊं। अरे काम के आधार वोट दो, जात के आधार पर वोट क्यों देते हो? 2024 की बिसात बीत चुकी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव को भी कराया जा सकता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राव नरवीर हैं। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे सर, 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और पिछली बार हालांकि ज़रूर आपने राजनीति से पैर को पीछे खींचा, लेकिन अब आपने जो अपना चुनावी प्रचार है वो तेज कर दिया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर सर आप? नहीं, 2024 में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के दोनों समय अनुसार भी होंगे तो 2024 में है जी। और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को दृष्टिगत कोशिश करती है कि सब लोग जागृत रहें और उनके कैंडिडेट भी, उनके वर्कर भी। तो इसलिए 2024 का चुनाव हो सकता है साथ हो। मुझे उम्मीद कम लगती है कि साथ होगा, लेकिन यदि चुनाव साथ होते तो भी बाद में होते हैं तो 5 महीने का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, से लोगों को तैयार रहना चाहिए। और जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है कि पिछले चुनाव में एंड टाइम पर मुझे चुनाव में टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब के मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक कारण से पिछली बार नहीं दे पाए, अब के पार्टी टिकट देगी और लोगों की आवाज़ के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। लोग चाहते हैं कि नरवीर सिंह MLA बादशाहपुर से बने और मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीतिक कैरियर आपका काफ़ी लंबा रहा है सर, लेकिन फिर भी अगर राजनीति की शुरुआत की बात करें तो राव नरवीर ने राजनीतिक शुरुआत कैसे की थी और कितने चुनाव आप लड़ चुके हैं? इस चुनावी रण क्षेत्र के अंदर कितनी बार आपको विजय प्राप्त हुई और कितनी बार आपको पराजय का स्वाद चखना पड़ा? मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ, 4 में हार हुई, 3 में जीत हुई। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 ओवर मंत्री बना हूँ MLA बनने के बाद। और हरियाणा में ये मनोहर लाल जी 10वें मुख्यमंत्री हैं। मेरे को 6 मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला, तो अच्छा समय रहा है। और 1987 में मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई जब मैं 26 साल का था। तो रेवाड़ी जिले में जटसाना, उस टाइम रेवाड़ी जिला नहीं था, नारनौल महेंद्रगढ़ जिला था, नारनौल हेडक्वार्टर था, उसका एक जटसाना हल्का होता था, वहाँ से चुनाव लड़ा और वहाँ से जीता था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को हराया आपने? हाँ, उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह थे। कैसा चुनावी वो मंजर था जब राव इंद्रजीत को आपने पटक नहीं दिया? हालांकि आज वो काफ़ी दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, दक्षिण हरियाणा में खास तरह की पहचान रखते हैं राव इंद्रजीत सिंह। हाँ, नहीं, उनका राजनीतिक परिवार है और पहले से स्थापित है और बड़ा परिवार है। हमारे अहिरवाल में उनकी खूब इज्जत है, लेकिन वो हालात थे कि मुझे वहाँ लड़ना पड़ा और जनता ने मुझे वहाँ से जिताया। आपने कहा कि 6 मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का मौका मिला, तो इन तमाम 6 मुख्यमंत्रियों में किसको आप सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की श्रेणी में रखना चाहेंगे? बंसीलाल जी के साथ भी आपने काम किया न? बंसीलाल जी के समय भी काम किया हमने, मास्टर हुकम सिंह जी के भी टाइम में काम किया और बनारसी दास जी के भी, चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के भी और माननीय मनोहर लाल जी के भी। 2 आदमियों का टाइम लंबा थोड़ा सा रहा, माननीय बंसीलाल जी का और मनोहर लाल जी का। दोनों ने अपने समय पर अच्छे काम किए। मैं किसी को ये कहूँ कि ये काम उसने अच्छा नहीं किया, सब ने अपने अपने समय पर सही काम किया।
बंसीलाल जी के साथ आपका सर कैसा राजनीतिक अनुभव रहा था? मंत्री थे उस सरकार में भी आप, कैसा राजनीतिक अनुभव रहा और क्या क्या विकास की जो बयार थी जिसकी बात की जाती थी, बंसीलाल जी एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते थे? बंसीलाल जी सख्त तौर पर जाने गए 68 से 75 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री 7 साल का उनका टेन्योर रहा। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन के चले गए, जैसे इमरजेंसी लगी वो भारत के रक्षा मंत्री बन गए और यहाँ उन्होंने बनारसी दास जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय में हम बहुत छोटे थे, तो हमें बस ये पता लगता है कि भाई बंसीलाल जी ने सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, नहरें बनवाई, ये काम उन्होंने अपने समय में किया। उसके बाद 96 से 99 तक बंसीलाल जी रहे चीफ मिनिस्टर, तकरीबन 3-3.25 साल के आसपास उनका टेन्योर रहा। उस समय में इतना विकास नहीं कर पाए। एक तो शराबबंदी का जो काम था, जो उन्होंने पहली कलम से सरकार बनते 96 में किया, उससे रेवेन्यू का बहुत नुकसान हुआ और मेरा अपनी ये सोच है कि उस रेवेन्यू के नुकसान से कोई विकास के काम ज़्यादा वो कर नहीं पाए। देवीलाल जी का नाम लिया जाता है आज एक कुशल राजनीतिक के तौर पर, आपने भी उनके साथ भी काम किया, तो उनका कार्यकाल कैसे था? क्या कुछ ऐसे मेन मुद्दे थे जो देवीलाल सरकार के अंदर आपने शॉर्ट आउट कराए सर? देवीलाल जी के समय में देवीलाल जी एक जनता के आदमी थे। वो गांव में जाकर बैठ जाते थे, आम लोगों की समस्या सुना करते, लोग आम आदमी उनको पसंद किया करते और वो गांव की सी बात किया करते लोगों की। उनकी आज भी एक पहचान है कि देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू करी और देवीलाल जी आम जनता से जुड़े, वो बात किया करते हमसे। हम छोटे थे, शुरू में चुनाव लड़े तो कहता था कि वो पिताजी का नाम लेकर बात किया करते हैं, अरे महावीर वाले सुन कि गांव में एक नोट और एक वोट मांगनी है। तो हम कहा करते जी चौधरी साहब एक नोट का क्या मतलब? बोलना एक नोट का मतलब 1 रुपया ही नहीं है। जो 1 रुपये से जुड़ेगा, कोई 10 देगा, कोई 11 देगा। उस टाइम 100 रुपए की बहुत कीमत थी 87 में। यदि गांव में कोई 1100 रुपये पूरा गांव डाल दे तो बहुत बड़ी बात होती। तो बोलना कोई 1 रुपये नहीं देगा, लेकिन ये एक कहावत है कहने के लिए कि भाई एक वोट और एक नोट दो तो सब पैसा देंगे, और जो पैसा भी देगा वो वोट भी जरूर देगा। तो ये लोगों के जुड़ने का एक साधन था। ओम प्रकाश चौटाला के साथ रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं आपके, क्या उस तल्खी की वजह थी? क्या आपका राजनीतिक अनुभव कम था या फिर राव नरबीर जी ने जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करना ही करना था? हाँ, कुछ नादानी भी लगा लो और कुछ सोच लिया वो करने के मन में आ गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने तरफ में एक अक्कड़ सा आदमी है और कई बार हो जाती है, हमसे भी गलतियां हुई, कुछ उनसे भी गलतियां हुई होंगी। किस तरह की गलती राव नरबीर से हुई, किस तरह की गलती सत्ता पक्ष की तरफ से हुई ओम प्रकाश चौटाला? क्योंकि उस टाइम अपने रुआब में थे, पूरा देवीलाल परिवार रुआब में था, तो राव नरबीर से क्या कुछ ऐसी मिस्टेक हुई या फिर ओम प्रकाश चौटाला को किस तरफ ध्यान देना चाहिए था हरियाणा के विकास की, अगर मैं बात करूं तो? नहीं, वो कुछ यहाँ राजनीतिक कारण बने। चौधरी देवीलाल जी ने, हमने 87 का चुनाव लड़ा और 89 में चौधरी देवीलाल जी ने राव वीरेंद्र सिंह को एमपी की टिकट दे दी और उनके बेटे अजीत सिंह को यहाँ से टिकट दे दिया, रेवाड़ी से लोकदल का। जबकि राव इंद्रपाल वहाँ लड़ रहे थे, रघु यादव ने इस्तीफा देने के कारण वो सीट खाली हुई थी। तो हमने कहा चौधरी देवीलाल से हरियाणा भवन में कि जी दोनों टिकट एक परिवार को मत दो। आपने राव वीरेंद्र सिंह की हाँ भर ली, तो अब राव वीरेंद्र सिंह को लोकसभा में उतार दो, यहाँ राव इंद्रपाल को टिकट दे दो। तो उन्होंने कहा ना, मैंने हाँ भर लिए। तो बस वहाँ से थोड़ी थोड़ी बिगाड़ शुरू हुआ कि भाई नहीं, अच्छी बात नहीं, दोनों एक परिवार के टिकट दे रहे, जो जिसको हम हरा के आए परिवार को, उस परिवार को आप टिकट दे रहे, वो ठीक नहीं। 2014 से पहले की बात करना चाहता हूं राव साहब। 2014 से पहले से भारतीय जनता पार्टी ने राव नरबीर को लोकसभा की टिकट के लिए तैयार किया था। आपने पूरे लोकसभा क्षेत्र का मुआयना भी किया, जगह जगह गए, आपको काफी समर्थन और प्यार भी मिला, लेकिन फिर ये लोकसभा सीट राव इंद्रजीत सिंह को दे दी गई थी। क्या कारण समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके ऊपर विश्वास जताई थी, आस्था जताई थी, वो फिर उससे पीछे हटी और आपको फिर विधायक का चुनाव यहाँ से लड़े, बादशाहपुर विधानसभा से मंत्री बने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये सोचती कि सारे परिवार इकट्ठे हो जाएं अहिरवाल में तो उनकी बढ़त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी फायदा होगा, सरकार बन जाएगी। और भाई राव इंद्रजीत सिंह इस शर्त पर आए होंगे कि भाई उनको मुझे पार्लियामेंट लड़ाई जाए कि नरबीर सिंह को मना लेंगे। तो यही सोच कर उन्होंने नरबीर सिंह को, उस टाइम जब जिस दिन टिकट कटी उस दिन फिर मेरे पास सेंट्रल मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप जहाँ का वहाँ टिकट विधानसभा की दे देंगे, आप मान जाओ। तो हमने कहा ठीक है साहब, कोई बात, जो पार्टी का फैसला वो पार्टी का फैसला मानेंगे। और उन्होंने फिर विधायक की टिकट दी, मैं विधायक बना और मंत्री बनाया उन्होंने। राव इंद्रजीत के परिवार के साथ क्या जाटूस आने से जब आपने चुनावी उनको हार का स्वाद चखाया था, क्या तभी से तल्खी थी या फिर कुछ बातचीत कुछ और थी? इन दोनों परिवारों में क्यों नहीं परस्पर एक संवाद बन पाया, परस्पर वो जो प्यार और सौहार्द होता है वो क्यों नहीं बन पाया? क्या समझते हैं आप?
नहीं, पहले से ही तलखी रही। हमारे पिताजी के टाइम पे ही राव वीरेंद्र सिंह की उनकी कभी बनी नहीं। हाँ, वो विशाल हरियाणा के अपनी उनकी पार्टी हुआ करती, हमारे पिताजी कांग्रेस में हुआ करते, और बस तभी से तलखी चलती आ रही है, तो वो आज तक बरकरार है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप दोनों नेताओं ने, दोनों कद्दावर नेताओं ने राजनीतिक मंचों को साझा किया, एक दूसरे के सामने बयान भी दिए, दक्षिण हरियाणा के मुद्दों की बात की। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एक होते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद तो होते, मैं मानता हूँ राजनीतिक मतभेद हैं, और नरवीर सिंह गुलाम प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। हाँ, मैं गुलामी सहन नहीं करूंगा, कोई हो चाहे वो, और अपने मन की बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक बात है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को जनता में पहुँचाने पे, चाहे एक मंच हो चाहे अलग अलग मंच हो, और हमने उसमें पहुँचाने को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, 2014 से 2019 तक के टेन्योर की बात करता हूँ राव साहब, आपने काफ़ी विकास कार्य खासतौर पर इस इलाके में कराया जिसकी की सर्वाधिक ज़रूरत थी। हालांकि पूरे हरियाणा के आप मिनिस्टर थे, हर जगह आपने काम कराने की कोशिश की थी। सबसे अहम क्या कुछ विकास कार्य था जो कि आपने इस इलाके के लिए कराया? मैं पिछड़े हुए मेवात की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं, या फिर इस दक्षिण हरियाणा की बात करूं, उस दक्षिण हरियाणा की बात करना चाहता हूं जिस दक्षिण हरियाणा के लिए राव इंद्रजीत सिंह बोलते थे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पक्षपात किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दक्षिण हरियाणा के साथ पक्षपात किया। तो ऐसा क्या कुछ था 2014 से 2019 के बीच जो राव नरवीर ने अपने प्रायोरिटी के ऊपर रखा था उस मुद्दे को और यहाँ पे कराया? देखो, कोई भी कितना ही बड़ा मिनिस्टर बन जाए, स्टेट में चीफ मिनिस्टर की चलती है, और जब आपकी चीफ मिनिस्टर से इक्वेशन ठीक होगी तो विकास के काम होते हैं, वरना नहीं हो पाएंगे। मैं हर जगह स्टेज पे भी कहता हूँ कि चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर, यदि कैबिनेट मिनिस्टर भी है, और जो मैं रहा हूँ, तो मिनिस्टर की पावर इतनी है कि वो अपने महकमे में 1 महीना 3 और 4th क्लास की बदली कर सकता है, बाकी सारा काम मुख्यमंत्री करता है 11 महीने तक जी। तो मिनिस्टर की कोई बात, यदि आपके चीफ मिनिस्टर से इक्वेशन ठीक नहीं है तो आप विकास के काम नहीं कर सकते। 2014 से 19 तक मनोहर लाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और इलाके के विकास के लिए कभी मैंने कोई काम कहा, उन्होंने ऐसा कोई एक, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इनकार किया, वो फाइल ना निकाली, सारे विकास के काम किए, इसीलिए गुड़गांव का विकास हो पाया। और मेरा ये मानना भी है कि विश्वास जमाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में सेकंडों लगती है। कुछ आदमियों की ऐसी होती है कि वो मुख्यमंत्री से पहले दिन ही बिगाड़ लेते हैं, तो वो इलाके का भला नहीं कर पाते। वो जब तक आप मुख्यमंत्री से इक्वेशन ठीक नहीं रखेंगे, इलाके का भला नहीं होगा। आप अपनी चौधर चलाओ, लेकिन इलाके के विकास के लिए आप कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे मुख्यमंत्रियों से? खुद बन नहीं सकते तो लड़ाई तो लड़ो, कम से कम मुख्यमंत्री के साथ रहो, इलाके का विकास करो। अच्छा, आपने हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और राव इंद्रजीत सिंह ने बाद में किया था। हरियाणा तक से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने खुलासा किया कि 2014 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का एक भरोसा दिलाया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या ऐसी कोई बात आपके सामने आई थी कभी कि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? और उनको राजनाथ सिंह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था जब वो गृह मंत्री, जब वो जिला प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था? सर नहीं, राजनाथ सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तभी राव इंद्रजीत सिंह की एंट्री हुई थी। मेरे ऐसे ज्ञान में नहीं, ना पब्लिकल तौर पे ऐसा था कि राव इंद्रजीत चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी थे, लेकिन हाँ जी, ये उनको टिकट जरूर दिया गया एमपी का। आज तक मंच पे हमने ये नहीं सुना कि राजनाथ जी ने कहा हो। अंदर खाने कोई बात हुई तो उसका मेरे पास। अच्छा, जाट भी मुख्यमंत्री रह लिए, ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री रह लिए, दक्षिण हरियाणा को कब मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाएगा? क्या आपके दिल में टीस होती है कि हमारे इलाके का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, हमारा सबसे पहला मुख्यमंत्री तो हमारा अहिरवाल का ही था, और राव वीरेंद्र सिंह अहिरवाल से ही थे, तो और सबसे पहला हरियाणा बना तो 67 वही मुख्यमंत्री बने। लेकिन टीस जरूर रहती है कि अहिरवाल का भी होना चाहिए। लेकिन मनोहर लाल जी ने सब जगह का विकास किया, ऐसी बात नहीं कि हमें कहें कि उन्होंने, वो करनाल के एमएलए हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, उन्होंने विकास गुड़गांव में भी उतना ही किया है। लेकिन ये मैं ये देखता हूँ इस साल, इस 2014 से 19 के बीच में हमारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ। हमें ये मानता हूँ कि अब के कुछ कमियां रही कि उतना विकास जो 2019 से 2024 तक उतना विकास नहीं हो पाया जो पहले मनोहर लाल जी ने किया। बादशाहपुर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट के तौर पर जाने जाती है, और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि विधानसभा क्षेत्र भी है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ पे। पिछली बार यहाँ से आपको टिकट नहीं दिया गया, जबकि सर्वाधिक लोकप्रिय मिनिस्टर्स में से आपका नाम भी सामने आता था। क्या लगता है कि आपको इस टेन्योर के अंदर आपने सोचा होगा कि क्यों टिकट काटा गया? क्या कुछ कमी रह गई थी? कई बार राजनीतिक कारण होते हैं, उसका अब मैं टीवी के सामने कहूँ उसके ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट काटी गई।
कुछ लोगों दबी जबान में कह रहे थे कि कुछ लोगों ने आपका टिकट कटाने का काम किया, क्या कुछ ऐसा भी वजह रही? हाँ, बिल्कुल, बिना कटवाए तो टिकट कैसे कटता? बहुत से लोग तो इसमें शामिल, तो उनकी चलिए उन्होंने कटवा दिया। तो अब राव नरबीर ने दोबारा से हुंकार भरी है, अब दोबारा से चुनावी इस बयार में चुनावी प्रचार शुरू किया है। जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है सर? जनता का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जनता का सपोर्ट 19 में भी अच्छा था, और वो पार्टी ने देख लिया कि 2019 में यहाँ सारी सीटें जीतती, हमारी बादशाहपुर सीट हार गई। तो सर्वे होगा तो नरबीर सिंह का 1 नंबर पाएगा। मेरे आसपास भी कोई आपको दिखाई नहीं देगा। तो पार्टी मुझे चुनाव थी, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो पार्टी से है नहीं। कई बार राजनीतिक कारण बन जाते हैं, बना दिया। और मेरा ऐसा कोई चुनाव भी नहीं रहा 2019 को छोड़ के कि मैं ना लड़ा हूँ। हाँ, तो अब के पार्टी मुझे चुनाव टक्कर। मैं जवाहर यादव की बात कर रहा हूँ। कभी आपसे राजनीति की ABCD सीखी थी और आज आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर बादशाहपुर विधानसभा से वो ताल ठोकने में लगे हैं। क्या समझते हैं सर इसको लेकर आप? हर आदमी का अधिकार है राजनीति में आगे बढ़ने का, चुनाव लड़ने का। उस भाई की भी इच्छा, वो भी लड़ लेगा। मैं ये नहीं सोचता कि भाई वो लड़ेगा। दुनिया में सब किसी न किसी का विकल्प कोई न कोई तो आता है। कोई और भी कोशिश करते हैं। जवाहर यादव की आप जिक्र करें तो ऐसे तो कई कैंडिडेट हैं यहाँ, हाँ, जो हमारे साथ रहे और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है और इच्छा पूर्ति परमात्मा करता है। अच्छा, पिछली बार 2019 से इस 24 तक के टेन्योर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना बादशाहपुर विधानसभा से करना पड़ा। सर, आप तो राजनीतिक समझ रखते हैं, क्या कुछ वो कारण समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार को नकार दिया, हालांकि आपने भी उनको सपोर्ट किया था? जब आदमी के व्यक्तिगत वोट ना होगी तो अकेला पार्टी नहीं जीता सकती। भारतीय जनता पार्टी ने तो 90 टिकट दिए हरियाणा, जीत तो 40 ही पाए। तो कहीं न कहीं उन कैंडिडेटों की कमी रही। जहां कैंडिडेट के व्यक्तिगत तौर पर वोट नहीं थी, वहां पार्टी हार गई। व्यक्तिगत वोट भी चाहिए और पार्टी की सपोर्ट भी चाहिए। जब जाकर कैंडिडेट तैयार होता है, कैंडिडेट जीतता है। अपनी अकेले के वोट से नहीं जीत पाता, और अकेले पार्टी के सपोर्ट से भी कोई ऐसे हल्कों में ना जीत पाएगा, वरना तो व्यक्तिगत वोट भी चाहिए। और जो व्यक्ति था उसकी अपनी वोट नहीं थी, जो कुछ था पार्टी की वोट थी, उससे उतनी ले पाया। बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद की बात करना चाहूंगा सर। जब वो शुरुआत में 2-3 चुनाव हारे, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, जनता ने उन्हें मौका दिया। क्या समझते हैं कि कितना विकास बादशाहपुर में होना चाहिए था? अब तो उन्हें कृषि का भी चेयरमैन बना रखा है सर। क्या लगता है कि उम्मीदों पर खरा उतर पाए वो विधायक साहब? मैं ये तो नहीं कह सकता उम्मीदों पर खरे उतर पाया ना उतर पाया, ये तो बादशाहपुर की जनता बताएगी अगले चुनाव में कि क्या हो पाया। लेकिन मैं अब जहाँ जाता हूँ, जिस गांव में मैंने दौरे शुरू किए हैं, तो वहाँ तो तकरीबन गांव की हाजिरी होती है और लोग कहते हैं भाई आपके चुनाव लड़ो आप, और हम आपको जिताएंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी कोई न कोई कमी रही होगी जो लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं। वरना सिटिंग MLA हो जनता, ऐसी सरकार में जो अल्पमत में हो और उसका समर्थन दे रखा और फिर वो काम ना कर पाए उतना जिससे लोग प्रसन्न ना हो पाए, क्योंकि पैमाना तो राजनीति में लोगों का ही है। यदि लोग राजी हैं तो विपक्ष के उस प्रोग्राम में दूसरे कैंडिडेट के में क्यों जाएंगे? तो मुझे नहीं लग रहा था राकेश दौलताबाद भाई अब के कामयाब हो पाएगा। अच्छा, गठबंधन को लेकर भी तमाम राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, या फिर जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करूं, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल उठाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद सक्षम है, चुनाव लड़े और चुनाव जीते और एक मत से सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ये सभी पार्टियों की अपनी अपनी इच्छा होती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी से और कोई क्षेत्रीय दल हो। लेकिन बदकिस्मती से भाजपा की सरकार 2019 में पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई। वो एक मजबूरी थी, सरकार चलाने के लिए इनका समर्थन लेना जरूरी था। लेकिन जितना बदनाम सरकार इस समझौते से हो पाई उतना शायद नहीं हो पाती यदि भाजपा की सरकार 4-5 MLA और आ जाते तो, और विकास के काम करते। मनोहर लाल जी की भी मजबूरी है कि संगठन के साथ समझौते में 2 जब बैल चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। और गठबंधन मेरे हिसाब से हरियाणा की जनता को कबूल नहीं है गठबंधन। तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर हरियाणा से ये जो चुनावी समर है उसकी शुरुआत करने वाली है? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है। लेकिन जहां तक और प्रदेशों का चुनाव हुए वहां भी जैसे 3-4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान थे, उनको भी नहीं बनाया। और राजस्थान में वसुंधरा जी 2 बार की चीफ मिनिस्टर थी, उसको तीसरी बार नहीं बनाया। ऐसे ही है कि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। लेकिन भाजपा की संभावनाएं इन 4-5 स्टेटों के चुनाव के बाद लोगों में बढ़ी है।
हरियाणा में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा था, लेकिन इन चुनावों के बाद लोगों के मन में आई है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री तो राष्ट्रीय नेतृत्व डिक्लेयर करता है कि किसके नेतृत्व में चुनाव करेंगे, कमल का फूल होगा, मनोहर लाल जी या कोई XYZ तीसरा कोई होगा, वो पार्टी का नेतृत्व ऊपर बड़ा फैसला करेगा। और मुझे लगता है कि लोगों में अब सहानुभूति और भाजपा सरकार बनाएगी। राव साहब, ये कांग्रेस तो कह रही है इब की बार हुड्डा सरकार। आप रोज मंचों पे देखते हैं, रोज आप टीवी पे देखते हैं, अलग अलग दल, कांग्रेस में भी चल रहे दल में भी दल है। एक गुट कहता है कि नहीं विधायक दल फैसला करेंगे, दूसरा आके कहता है नहीं राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, तीसरा कहता है कि नहीं चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं होगा। तो कांग्रेस में तो टूट फूट ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि एक के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर उन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर की मर्जी किसको डिक्लेयर करेंगे। राव नरबीर किन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में जाने वाले हैं सर? हमारे अहिरवाल में बहुत से मुद्दे हैं जी। हमारे अहिरवाल में काम अभी बाकी है, बहुत काम भाजपा ने किए, लेकिन अब भी काम पर समय अनुसार काम तो चलते रहेंगे। राव नरबीर सिंह अपना मुद्दा ही लेके जाता है कि भाई हमने 2014 से 19 तक खूब विकास के काम किए और आप लोगों ने शक्ति दी, तो इस इलाके की भलाई के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। राव नरबीर ने एक राजनीतिक मंच पर जाटों को लेकर भी एक बयानबाजी की थी, तो क्या इस चुनाव में इस तरह की बयानबाजी पे साथ रहेंगे या फिर राजनीतिक अनुभव बहुत कुछ सिखाता है? नहीं, बहुत कुछ सिखाता है राजनीतिक अनुभव भी, और मैंने वो बात कही वो गलत भी नहीं की। मैं आज भी मानता हूँ आपके सामने कि मैंने ये कहा था, हमारे गांव है इस्लामपुर, राजीव चौक के साथ ही गांव है। हमारी एक यात्रा चल रही थी महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो उस दिन वो यात्रा वहाँ आई। तो वो कभी जमाने में आज से 30-40-50 साल पहले वो एक पंचायत होती थी, हमारे पिताजी सरपंच होते थे, ब्लॉक समिति के मेंबर बने, चेयरमैन बने, जिला परिषद के बने, MLA बने, तो सब गांव वाले जाटों का गांव है। तो मैं 2-3 चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ सोना से लड़ा, जब सोना विधानसभा में था तो मेरी बहुत कम वोट दी। उसके बाद मैं 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो कम वोट दी। फिर 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 3400 या 3300 वोट थी, मेरे को 340 वोट मिली। तो उस दिन यात्रा में आदमी बहुत थे और भाई गांव के भी आदमी बहुत खड़े थे वहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि ताऊ चाचा ताऊ, तो हम हर बार कहते हो कि यार राव मोहर सिंह बहुत अच्छा, मेरे दादाजी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि राव महावीर बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मैं ही निकम्मा हूँ क्या यार। मैं जब सरकार में 1996 में यहाँ से MLA बना, मैंने हाई स्कूल बनाया। उसके बाद तुम्हारे 10 साल ओम प्रकाश चौटाला 6.5 साल रह गए, और चीफ मिनिस्टर ये अपने हुड्डा साहब 10 साल रह गए। तुम्हारे काम अब भी अधूरे, कि तुम कह रहे स्कूल बनाओ, और मैंने ही अब मनोहर लाल जी को कह के 12वीं का स्कूल बनाया। तो मैंने कहा काम मैं करता हूँ, तुम वोट देते नहीं। भाई बिरादरी तो परमात्मा दी जन्म तो मैं तो ले नहीं सकता, कोई छींटे मार दो गंगा जल के मैं जाट बन जाऊं। अरे काम के आधार वोट दो, जात के आधार पर वोट क्यों देते हो? तो लोगों ने ये मन बनाया अब कि मैं हर गाँव में गया हूँ, और मैंने कई अभी जाटों के गाँव की है, पूरी हाजिरी होती है, और वो कहते नहीं अब हम काम के आधार पर देंगे वोट और आपको वोट देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जाट बिरादरी अपने गांव में किसी में हारने नहीं देगी मुझे। एक आखिरी सवाल ये कि राव नरबीर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी हुंकार भर सकते हैं? ना, मुझे पार्टी टिकट देगी, ऐसा मेरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो पार्टी के है नहीं। यदि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी तो मुझे नहीं लगता मेरे आसपास भी कोई खड़ा नजर आएगा नरबीर सिंह को पार्टी टिकट देगी। नहीं, पिछली बार भी आप कह रहे हैं कि साजिश रची गई, राव नरबीर की टिकट को कटाया गया। तो हर बार ऐसा नहीं होता ना, अब कि नहीं ऐसा करेंगे, पार्टी टिकट देगी। नहीं, निर्दलीय के तौर पर भी तो चुनाव ना, मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री राव नरबीर थे, जिनका कहना है कि अगर पार्टी टिकट देगी तभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये किस्मत को नहीं आजमाने वाले हैं। हाँ, 2014 से 2019 के बीच में कुछ लोगों ने ज़रूर कोशिश की थी टिकट कटे, लेकिन 2019 से 2024 के इस टेन्योर के अंदर ये सफल रहे थे, टिकट ज़रूर रटा था। लेकिन अब पूर्व मंत्री को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल उन्हें टिकट देगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।